नमस्कार, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस ऑनलाइन चैनल शिवम सर ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी नदी है जो एक नहीं बल्कि एक से अधिक देशों में यानी 3 देशों में बहती है। कौन कौन से देश हैं? फिर तिब्बत हो गया, फिर भारत हो गया, फिर बांग्लादेश हो गया। परंतु इसका अपवाह क्षेत्र कई देशों में और भी है, जैसे कि भूटान में भी है। ठीक है, मतलब एक ज्यादा देश है, तो इसका अपवाह क्षेत्र एक देश ज्यादा है। भारत की यह सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है, जो कि एशिया के सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं ऐसी ही नदी ब्रह्मपुत्र के बारे में। देखिए, इसकी खासियत है, इसकी लंबाई जो कुल है वो है 2900 किलोमीटर, परंतु भारत में ये मात्र 916 किलोमीटर ही चलती है। भारत में लंबाई की बात किया जाए तो मात्र 916 किलोमीटर ही है। ठीक है, ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, अपवाह क्षेत्र, इसका जो अपवाह क्षेत्र है 4 देशों में है। कौन कौन से हैं? तिब्बत, भारत, भूटान और उसके बाद में बांग्लादेश। ठीक है, जबकि ये खुद कितने देशों में बहती है? 3 देशों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से हैं? तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। इसको पूर्ववर्ती नदी भी कहा जाता है। ऐसे सभी नदियां जिनका बहाव पहले से रहा है हिमालय की उत्पत्ति से, उनको पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। जैसे कि हमारा सिंधु नदी हो गया, हमारा सतलज नदी हो गया और ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। तो ये तीनों नदियां कहती हैं जो हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व में थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कि जो दीर्घ हिमालय होता है उसका विस्तार कश्मीर से शुरू होकर के और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत तक होता है। जो नामचा बरवा पर्वत है उसी के बगल में ये एक गाद बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम, फिर मेघालय से होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब इसका नाम अलग अलग होता है और इसकी उत्पत्ति मानसरोवर झील है, जहां से सिंधु नदी की उत्पत्ति हुई थी। उसी के पूरब में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है आंग्सी ग्लेशियर। अब कहीं कहीं किसी किसी किताब में अपडेट होता रहता है तो उसको चेमा युंगडंग ग्लेशियर भी कहा जाता है। आंग्सी ग्लेशियर भी ऑप्शन में मिल सकता है और चेमा युंगडंग ग्लेशियर भी ऑप्शन में मिल सकता है। तो जैसा क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से बात कर लेंगे। तो वो आंग्सी ग्लेशियर या चेमा युंगडंग ग्लेशियर से निकलती है, फिर पूरब की तरफ बहती हुई जाती है और वहां पर इसका नाम सांगपो रहता है, यारलुंग सांगपो तिब्बत में। फिर ये नामचा बरवा पर्वत के पास में यू टर्न लेती है और इसका जो यू टर्न है ये बताता है कि हमारा हिमालय एक युवा पर्वत है। फिर यू टर्न लेने के पश्चात जब ये भारत में प्रवेश करती है
फिर इसकी अरुणाचल प्रदेश में इसका हाँ अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है, फिर उसके बाद में असम में आती है, और असम में आने के बाद में फिर ये निकल जाती है मेघालय और फिर बांग्लादेश में। ठीक है, अब बांग्लादेश में उधर से आती हैं हमारी गंगा नदी, जिसको जब बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो उसका नाम पड़ जाता है पद्मा, और फिर पद्मा में मिलने के बाद में ये पद्मा के नाम से आगे बढ़ती हैं। फिर मणिपुर की पहाड़ी से एक और नदी आती है जिसका नाम है बराक नदी, और बराक नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको सुरमा नदी भी कहा जाता है, और फिर सुरमा नदी ही आगे चल करके मेघना कहलाती है। फिर आगे जब पद्मा में ये मिल जाती हैं मेघना नदी, तो फिर आगे मेघना के नाम से जाती हैं, और अंत में बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं और फिर गिर जाती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक चीजों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, ये इतना बात समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने मान लिया कि ये यहाँ पर है, एक स्थान है जिसका कहते हैं आंगसी ग्लेशियर है। क्या नाम है? आंगसी ग्लेशियर। इसी को कहीं कहीं चेमा युंगडुंग ग्लेशियर भी मिलता है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। यहां से निकलती है और इस दिशा में बढ़ती है। यहां पर इसका नाम होता है सांगपो। क्या नाम होता है? सांगपो या यारलुंग सांगपो। इसी के नाम से आगे बढ़ती है, और फिर एक पर्वत पड़ता है नामचा बरवा पर्वत। इस पर्वत का क्या नाम है? नामचा बरवा। यहीं से ये इसके बगल में मुड़ जाती है। ठीक है, तो इसको नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस हमारे पास पर्याप्त बना रहे। यहां से ये मुड़ जाती है। ठीक है, ऐसे बना दिया। अब देखिए, इसके हम कई भाग कर सकते हैं। जैसे ऐसे कर लिया, उसके बाद में यहाँ पर ऐसे कर लिया, और एक ऐसे कर लिया, इतने भाग कर लिया। यहाँ से यहाँ तक इसका नाम हो जाता है सांगपो नदी। अब सांगपो नदी उसके बाद में जब यहाँ पर भारत में प्रवेश करती है, यानी अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम पड़ जाता है दिहांग। क्या पड़ जाता है? दिहांग। ठीक है, इसका नाम रहता है दिहांग। और ये है धुबरी। यहां पर स्थान पड़ता है धुबरी, धुबरी, और यहां से पड़ जाता है सादिया। तो धुबरी से सादिया तक इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। फिर इसके बाद में ये प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाता है जमुना। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखिए, इसके नामों को मैं एक साथ लिखना चाहूं तो देखिए, तिब्बत में क्या कहते हैं? तिब्बत में कहते हैं चांगपो। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं दिहांग। उसके बाद में और क्या कहते हैं? असम में ब्रह्मपुत्र।
उसके बाद में आ जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसको कहा जाता है जमुना। ठीक है, तो ये 4 स्थानों पर इसके 4 नाम है। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्रा और उसके बाद में बांग्लादेश में जमुना। इतना बात क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और एक एक चीजों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, भारत का जो सबसे पूर्वी छोर है इसका नाम है किबीथु। क्या नाम है? किबीथु। तो यहीं से एक नदी प्रवेश करती है जिसका नाम पड़ जाता है दिबांग नदी, और ये भारत में इसमें ब्रह्मपुत्र में आकर के मिल जाती है। इसका क्या नाम पड़ता है? दिबांग नदी। ठीक है, तो सबसे पहले भारत में मतलब किबीथु से प्रवेश करती है और दिबांग नदी इसमें आकर के मिल जाती है। अब उसके बाद में एक है पूर्वी तिब्बत में जायालचू पर्वत श्रेणी है। पूर्वी तिब्बत में जायालचू पर्वत श्रेणी है। यहां से निकलती है लोहित नदी और ये आकर के इसमें मिल जाती है। इस नदी का क्या नाम पड़ता है? लोहित नदी। लोहित नदी की एक खासियत और है, लोहित नदी में कभी कभी रेत के मतलब ये रेत लाल लाल रेत को लेकर के चलती है, तो इसका मतलब जो रंग होता है वो लाल रंग का भी होता है। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है बूढ़ी दिबांग। क्या नाम है? बूढ़ी दिबांग। क्लियर हो गया। अब यहीं के पास पासी नामक घाट पर, यहीं पर एक पासी घाट है, यहीं के आसपास ये डेल्टा बनाती है। ठीक है, मतलब द्वीप बनाती है। डेल्टा तो यहां पर बनाएगी द्वीप मणिपुर के आसपास। ठीक है, ये देखिए, ये राज्य पड़ता है कौन सा? असम। असम इधर तो पड़ जाएगा मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, फिर इधर पड़ता है नागालैंड, उसके नीचे पड़ता है मणिपुर, मणिपुर के नीचे पड़ेगा मिजोरम, और यहाँ पर पड़ जाएगा असम। और असम में ही एक द्वीप बनाती है, नदी द्वीप, माजुली द्वीप। ठीक है, तो ये माजुली द्वीप बनाती है और इस द्वीप का खासियत है माजुली द्वीप। ये द्वीप विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप। क्लियर है। और इसी के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ती है तो एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है दिहांग नदी। क्या नाम है? दिहांग नदी। कि अब आप देख पा रहे होंगे जैसे ये नदी हमारे इस ओर जा रही है, तो ये सब इधर से आने वाली नदियां हैं, जैसे कि दिबांग नदी हो गई, लोहित हो गई, ये सब बाएं तरफ से मिलने वाली नदी हैं। फिर आती है दिहांग नदी। दिहांग नदी के बाद में आती है सुबनसिरी नदी। एक नदी आती है सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी की खासियत है, ये ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ी नदी है, सहायक नदी। तो ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये आकर के ब्रह्मपुत्रा में मिलती है लखीमपुर जिले में। असम का ये जिला है। कौन सा जिला है? असम का लखीमपुर जिला है। ये लखीमपुर उत्तर प्रदेश वाला नहीं है, असम राज्य में पड़ता है।
वहां का ही लखीमपुर जिला है, जहां पर सुबनसिरी नदी आकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती है। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, तो एक और नदी है जो आकर के मिलती है, जिसका नाम है रंगा नदी। रंगा नदी। उसके बाद में एक और नदी है जो आकर के मिलती है, जिसका नाम है जिया भरेली। क्या? जिया भरेली। जिया भरेली नदी। जिया भरेली नदी के बाद में एक और नदी आकर के मिलती है, जिसका नाम है पिथुमारी नदी। कौन सी नदी है? पिथुमारी। पिथुमारी नदी। अब पिथुमारी नदी के बाद में और आगे बढ़ते हैं, तब देखिए हम लोग पहुंच जाते हैं तिब्बत में। तिब्बत हो गया। तिब्बत के इधर पड़ता है एक राज्य, एक देश जिसका नाम है भूटान। भूटान से आने वाली नदियों में दो नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नदी है मानस नदी, एक का नाम है मानस, और दूसरी नदी है संकोश नदी। मानस नदी और दूसरी नाम है संकोश नदी। मानस नदी। अब मानस नदी को ही, मानस नदी के किनारे ही मानस अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है। उसके बाद में संकोश नदी को एक और नाम से जाना जाता है, गदाधर नदी। क्या नाम है? गदाधर नदी। ठीक है। मानस नदी हो गई, संकोश नदी हो गई। संकोश नदी के बाद में एक अंतिम में इसकी इधर से एक नदी आकर के मिलती है, जो कि कंचनजंगा पर्वत श्रेणी से निकलती है। कंचनजंगा पर्वत से। जिसका नाम है तीस्ता नदी। क्या नाम है? तीस्ता नदी। ठीक है। हाँ, इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। इसकी खासियत है कि ये 1787, देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ। चलिए, कंचनजंगा से निकलती है तीस्ता नदी, आकर के ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। अब कंचनजंगा में ये कहां से निकलती हैं? तो जेमू हिमनद से। कहां से? जेमू हिमनद। जेमू हिमनद से निकलती है कंचन तीस्ता नदी, और आकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती है। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जिनमें रांगपो, रंगीत और सेवक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 3 नदियां। एक का नाम है रांगपो, दूसरा है रंगीत, और तीसरा है सेवक नदी। अब देखिए, जो रंगीत नदी है, ये जल क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जल क्रीड़ा के लिए। कहाँ लिख दिया जाए? चलो, ये देखिए जल क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है। जल क्रीड़ा के लिए विश्व प्रसिद्ध नदी। ठीक है। और जो रंगीत नदी है, अब इसके बाद में जो रंगपो नदी है, ये रंगपो चू हिमनद से निकलती है। कहां से? रंगपो चू। रंगपो चू से निकलती है, और ये कहां पर है? ये है सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में। रंगपो चू से। अब देखिए, मैं आपको कुछ और बात बताता हूं अभी। देखिए देखिए यहां पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है, अब ये भारत से बाहर जा चुकी है, तो इसका नाम क्या पड़ चुका है? जमुना नदी। ठीक है। अब इधर से आती है गंगा नदी। गंगा नदी जब भारत में प्रवेश करने वाली रहती है, उससे पहले ये 2 भागों में टूट जाती है। आप लोगों को पता होगा, ये हम लोग गंगा रिवर सिस्टम में पढ़े थे।
अब फिर जब ये गंगा में प्रवेश करती है, गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। समझ में आ रही है बात? समझ लीजिए ये हमारा क्षेत्र हो गया था, अब इसका नाम क्या हो गया? पद्मा। अब ये आगे बढ़ी तो किस नाम से बढ़ेगी? पद्मा के नाम से आगे चल रही है। इधर है मणिपुर की पहाड़ी, मणिपुर, मणिपुर से एक नदी निकलती है बराक नदी, एक नदी निकली बराक नदी। बराक नदी कैची मोड़ बनाती है, ऐसे आकर के ऐसे बनाती है, कैची मोड़ बनाती है। ये कैसा मोड़ है? कैची मोड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैची मोड़। कौन सी नदी है? बराक नदी। भारत में इसको बराक नदी कहते हैं। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम पड़ जाता है, हाँ, इसका नाम पड़ जाता है मेघना नदी। इसका बीच में ही नाम सुरमा नदी भी कहा जाता है, इसका सुरमा भी कहा जाता है। ठीक है, तो जब मेघना नदी इसमें प्रवेश कर देती है तब आगे से इसका नाम क्या पड़ जाता है? ये अब जब इससे मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा और गंगा की संयुक्त धारा पद्मा से, तब ये आगे बढ़ जाती है और फिर किस नाम से बढ़ती है? मेघना के नाम से बढ़ती है। और ये आगे जा करके डेल्टा बनाती है, एक डेल्टा बनाती है। इस डेल्टा को कहा जाता है सुंदरवन का डेल्टा। क्या कहा जाता है? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाने के कारण। जाने के कारण, ठीक है। अब और एक बात देखेंगे, इसकी कुछ सहायक नदियां और हैं, जैसे यहां पर एक है लैसांग पर्वत चोटी, लैसांग पर्वत चोटी। यहां से निकलती है एक नदी जिसका नाम है धनसिरी नदी, धनसिरी नदी। ठीक है, और ये जाकर के ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती हैं। धनसिरी की एक और सहायक नदी है जिसको दोयांग नदी कहते हैं। ये देखिए, ये नदी हो गया, और इसकी एक और सहायक नदी होगी जिसका नाम है दोयांग नदी। क्लियर हो गया? एक और नदी है जो यहाँ से आती है मणिपुर से ही और ब्रह्मपुत्रा में मिलती है, जिसका नाम है कपिला। कहीं कोपिला भी नाम पड़ता है या फिर कपिला मिलता है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा क्या सी नदी पड़ती है। ये हमने बनाया हुआ था ब्रह्मपुत्रा, मतलब लीजिए बांग्लादेश का सीमा, इसको हम देते हैं हटा, ताकि आप लोगों को पड़े ना दिक्कत समझने में और बाकी कोई चीज। देखिए, अब हम लोग एक बार इसको पूरा रिवीजन करेंगे 2 मिनट में, उसके बाद में बंद करेंगे। देखिए, आंगसी ग्लेशियर से या चेमायुंडुंग ग्लेशियर से निकलती है शांगपू नदी, जो फिर इधर नामचा बरवा पर्वत से प्रवेश करती है, और इसमें एक गार्ज भी बनता है जिसका नाम है दिबांग गार्ज। क्या नाम बनता है? दिबांग गार्ज। दिबांग गार्ज बना करके ये भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद में इसका नाम दिबांग पड़ जाता है। फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में फिर इसका नाम आगे चल करके देखिए, इधर से किबथू से जो भारत का सबसे पूर्वी है, उधर से प्रवेश करती है दिबांग नदी और इसमें मिल जाती है। ठीक है, और फिर पूर्वी जो तिब्बत में जयालचो पर्वत श्रेणी है, वहां से निकलती है लोहित नदी। लोहित नदी भी आकर के इसमें मिलती है, और बूढ़ी दिबांग जो है फिर लोहित की सहायक नदी है। फिर इधर से एक और नदी आती है जिसका नाम है दिहांग नदी, और इधर लैसांग पर्वत श्रेणी से निकलती है धनसिरी, दोयांग धनसिरी की सहायक नदी है। फिर सुबनसिरी नदी आती है। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि लखीमपुर में मिलती है। लखीमपुर असम का है। उसके बाद में रंगा नदी है, फिर जिया भरेली नदी है, फिर पिथुमारी नदी है। उसके बाद में भूटान से 2 नदी निकलती है, मानस नदी और संकोश नदी। संकोश नदी को गदाधर नदी के नाम से भी जाना जाता है। फिर कंचनजंगा से सबसे महत्वपूर्ण
नदी है जो कि नाम है तीस्ता नदी। देखिए तीस्ता नदी के बारे में कहा जाता है कि ये 1787 से पहले, इस नदी की खासियत है कि ये 1787 से पहले गंगा की सहायक थी। फिर ऐसे ही करके मिलती थी, फिर ये बाढ़ आ गया ना, तो बाढ़ आने से ये फिर इसकी सहायक नदी मिल गई। ठीक है, इधर से आती है गंगा नदी। गंगा जब आगे बढ़ती है तो बांग्लादेश में तो पद्मा के नाम से हो जाती है, फिर जमुना और पद्मा मिल करके इसकी संयुक्त धारा पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। फिर उधर मणिपुर की पहाड़ी से एक बराक नदी निकलती है जो कि कैची मूड बनाने के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में मेघना इसी का नाम पड़ जाता है, और आगे चल करके जब ये संयुक्त धारा से मिल जाती है तो इसका नाम पूरे का मेघना ही हो जाता है, और आगे बढ़ती है और फिर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है और फिर अपना जल विसर्जित कर देती है। और इसके डेल्टे को सुंदर वन का डेल्टा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।